नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS मान लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करेंगे। साथ में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का मापन करने वाले उपकरणों के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता के लाभ और हानियों की इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा के इस मान मतलब वर्ग माध्य मूल मान की कहां आवश्यकता पड़ गई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान समझना होगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। देखिए, एक ग्राफ के जरिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए हम इस तरीके से एक वक्र का निर्माण करते हैं। इसका मान आवर्ती रूप से इस तरीके से चलता है। एक तरफ हम धारा लेते हैं तो दूसरी तरफ हम समय लेकर चलते हैं। देखिए, जो समय है उसके साथ में धारा का मान आवर्ती रूप से चेंज होता है। धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो धारा का मान लगातार चेंज हो रहा है, आवर्ती रूप से चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर हमने देखिए क्या पढ़ा था, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पढ़ा था। ऐसी धारा का औसत मान लास्ट वीडियो में उसका अध्ययन हमने किया था। क्या देखा था देख लीजिए। धनात्मक अर्ध चक्र में, पॉजिटिव चक्र में, तो देखिए पॉजिटिव चक्र के अंदर हमने क्या देखा था, I1 का बार, यह है पहले या धनात्मक अर्ध चक्र में धारा का औसत मान, जो कि प्लस में 0.637 IM। I1 का बार है वो हमें प्राप्त हुआ था प्लस 0.673 IM। और यदि मैं ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात करूं या दूसरे अर्ध चक्र की बात करें तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है उसको हम I2 बार से लिखते हैं। इसमें हमारे को माइनस में 0.637 IM हमें प्राप्त हुआ था। आप यहां पर देख रहे हैं जितना धनात्मक अर्ध चक्र के अंदर मान प्राप्त हुआ उतना ही ऋणात्मक अर्ध चक्र के अंदर मान प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जितना धनात्मक में होता है उतना ही ऋणात्मक होता है। तो यदि मैं पूरे चक्र की बात करूं, एक पूर्ण चक्र की यदि हम यहां पर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो शून्य होता है। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब देखें यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, जितना मान धनात्मक होता है उतना का उतना ही ऋणात्मक होता है, औसत मान शून्य होता है। जब कभी हम धारा का मापन करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का मापन करते हैं, तो जहां कहीं पर भी मापन होता है तो वो औसत धारा का मापन होता है। और यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, शून्य होता है। तब वैज्ञानिकों ने प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए एक नया मान सुझाव दिया, नए मान को क्रिएट किया, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भाई यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो शून्य होने की वजह से हमें एक इसका नया मान पढ़ना पड़ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहां पर करेंगे। एक बार मैं इन सब को यहां से हटा देता हूं।
देखिए, नाम से स्पष्ट है, हमारे पास में है प्रत्यावर्ती धारा और उसका हम देखेंगे वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग को हम कहते हैं स्क्वेयर, यह है स्क्वेयर मेन रूट वैल्यू। प्रत्यावर्ती धारा का स्क्वेयर मेन रूट मान है, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है कि प्रत्यावर्ती धारा आपके पास में है, उसका आप पहले IRMS से इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका करेंगे स्क्वेयर, वर्ग करेंगे। तो आपके पास में जो धारा है उसका आपने वर्ग किया, फिर मेन माध्य लिया, फिर रूट, इस तरीके से उसका हमने रूट लिया। तो प्रत्यावर्ती धारा के मान का पहले वर्ग करके फिर औसत लेकर फिर उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल लेंगे, तो हमें प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होगा। यही इसकी डेफिनेशन है। देखिए, डेफिनेशन में आपके सामने पुट करने जा रहा हूं। क्या है डेफिनेशन, आप देखें। प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का, प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक, प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का वर्ग लेकर, पहले क्या करेंगे, वर्ग लेकर माध्य लेने पर, माध्य वर्ग करके, चलिए थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करके माध्य लेकर फिर क्या लेंगे, माध्य मतलब औसत, माध्य लेकर वर्गमूल करने पर क्या कर देंगे, वर्गमूल, वर्गमूल करने पर प्राप्त मान, प्राप्त मान प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इसे आप अच्छे से समझ ले। पहले हम क्या करने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जो भी आपके पास में तात्क्षणिक मान है उसका आप वर्ग करेंगे, फिर औसत लेंगे, फिर वर्गमूल कर देंगे। तो आपके पास में जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होगा। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सूत्र पुट कर दिया है। आई यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है, माध्य फिर इसका वर्ग कर दिया, ये माध्य का निशान आपको दिख रहा है और ये वर्गमूल का रूट का निशान आपको दिख रहा होगा। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। अगले पेज पर चलते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। देखो, हम क्या जानते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, क्षण विशेष पर जो मान है वो हमारे पास में है। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर Im साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। इसको हम देते हैं समीकरण 1। फिर हम करेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दीजिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो दोनों तरफ से हमने वर्ग कर दिया, Im स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। फिर माध्य लेने पर, माध्य लेने पर, औसत लेने पर, इसको हम और क्या कह सकते हैं, औसत लेने पर। औसत लेने का तरीका हमने लास्ट वीडियो में देखा था। देखो क्या था वो सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में यदि कोई ये कोई फलन है f ऑफ t, तो इसका औसत लेने का तरीका है
एफ ऑफ टी डी टी समाकलन कर दीजिए, डी टी समाकलन कर दिए तो ये इसका औसत आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो यहां पर एफ ऑफ टी के स्थान पर हमारे पास में क्या है, आई का स्क्वेयर है, इसका औसत ले रहे हैं। तो आई का स्क्वेयर फिर इसका औसत ले रहे हैं। तो यहां से इंटीग्रेशन 0 से टी एक चक्कर के लिए आई स्क्वेयर डी टी बट्टे में 0 से टी डी टी, ये हमारे पास में है। आई स्क्वेयर का मतलब समझ लीजिए आप कि यहां पर हम आई स्क्वेयर का औसत ले रहे हैं, तो इधर आई स्क्वेयर तो इधर भी आई स्क्वेयर पुट कर देंगे। अब हम इसमें आई स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई स्क्वेयर का बार बराबर 0 से टी, आई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास में है आई एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। और यहां से आप देखेंगे 0 से टी डी टी, ठीक है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, आई स्क्वेयर का बार बराबर इस आई एम स्क्वेयर को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, आई एम स्क्वेयर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 0 से टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, और बट्टे में हमारे पास में है देखो 0 से टी तक डी टी। तो यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स यहां पर एक है और एक का टी के रेस्पेक्ट है, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से टी तक है, ओके। अब अगली स्टेप आप देखें, आई स्क्वेयर का बार बराबर आई एम स्क्वेयर। अब यहां पर एक हमारे पास में सीधा सिंपल सो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले इसका जो बट्टे वाली राशि को देख लीजिए, इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो टी आ जाएगा। अब मैं यहां से इस वाली राशि बची हमारे पास में, मैंने इसका निपटारा कर दिया, टी आ गया है, ओके। इसमें मैं कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है वो समझें आप। देखिए कोस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कोस टू थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि सीधा साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है जिससे कि हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो इसको क्या है, एक घात वाली राशि में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास में है। इसको मैं क्या लिख दूं, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस टू थीटा, और यहां से साइन स्क्वेयर थीटा बराबर अपने पास में आ गया 1 माइनस कॉस टू थीटा बटे 2 आ गया है। साइन स्क्वेयर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस टू थीटा बटे में 2 लिख सकते हैं। थीटा की जगह यहां पर ओमेगा टी है, थीटा के स्थान पर यहां पर क्या है, ओमेगा टी है। चलिए रख देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है 0 से टी तक, साइन स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बट्टे में 2, और ये आ गया अपने पास में डी टी, ठीक है। अब आई स्क्वेयर का बार बराबर आई एम स्क्वेयर अपॉन ये 2 बाहर आ जाएगा 2t। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, 0 से टी 1 dt, फिर माइनस 0 से टी cos 2 ओमेगा टी dt, उस cos 2 ओमेगा टी dt, और यहां से ये हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, ओके। ये अलग है भाई, ये फॉर्मूले, इसको इसमें मिक्स मत कर लेना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विद्यार्थियों, तो आई स्क्वेयर का बार बराबर आई एम स्क्वेयर बट्टे में 2t, और यहां से आप ध्यान देंगे 1 नजर आ रहा है, ये जैसा यहां पर था वैसा का वैसा ही आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास में है 0 से कैपिटल T तक। ये नेगेटिव साइन आप देख रहे हैं।
अब अपन को करना है cos 2 ओमेगा टी का। तो cos 2 ओमेगा टी का होता है sin 2 ओमेगा टी, और फिर फलन के अंदर फलन वाले का अवकलन करके हम इसका भाग लगा देंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए cos 2 ओमेगा टी का करोगे तो sin 2 ओमेगा टी, फिर इससे 2 ओमेगा टी का करोगे तो 2 ओमेगा 0 से कैपिटल टी तक, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया है। आपको यहां तक समझ आ जाना चाहिए। आई स्क्वेयर का बार बराबर आई एम स्क्वेयर बट्टे में 2t, फिर आप ध्यान दें इसमें आप लिमिट पुट कर दें t माइनस 0, अपर लिमिट पुट करेंगे t, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो t माइनस 0 हो गया इसका, फिर माइनस में 1/2 ओमेगा। अब देखें आप ध्यान दें, अच्छे से समझ ले में इसको। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या मिल रहा है, साइन ये 2 है ही, ओमेगा की जगह में लिख रहा हूं 2 पाई अपॉन में टी, स्मॉल टी की जगह आ जाएगा कैपिटल टी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इस टी की जगह 0 रखेंगे तो पूरी राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, साइन 0 आ जाएगा। ये मैंने लिमिट पुट कर दी है, एक बार इसको अच्छे से समझ ले में क्या आएगा। देखिए दो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 4 पाई आ जाएगा, साइन 4 पाई, साइन 2 पाई, साइन 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब की वैल्यू 0 होती है। इसका मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। साइन 0 है, इसका मान भी कितना आएगा, 0। तो ये सारी वैल्यू 0, ये 0, 0 में से 0 घटाओगे तो 0, और इसको 0 से गुणा कर देंगे तो ये सारी यहां तक की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है। टी में से 0 घटाओगे तो टी बच गया, तो इस पूरे ब्रैकेट में यहां से लेकर यहां तक पूरे ब्रैकेट में ये टी बच रहा है। अगले पेज के ऊपर मैं यही पुट करूंगा, आई एम स्क्वेयर बट्टे में 2t इंटू में टी, इंटू में टी। चलिए अगले पेज की ओर ले चलता हूं मैं। अपने पास में ये वाला मान आया है, आई स्क्वेयर का बार बराबर आई एम का स्क्वेयर बट्टे में 2t, और ब्रैकेट में आया है सिर्फ टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वेयर का बार बराबर आई एम स्क्वेयर बट्टे में 2 आ जाएगा, आई एम स्क्वेयर बट्टे में 2। यहां से दोनों तरफ से वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ से हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से वर्गमूल करने पर वर्गमूल ले लेंगे, अपनी डेफिनेशन भी यही कहती है, इसका आप वर्गमूल लेंगे। ये मैंने वर्गमूल का निशान लगा दिया, आपके पास में था आई स्क्वेयर का बार बराबर आई एम स्क्वेयर बट्टे में 2, इसका भी आप वर्गमूल लेंगे। और ये हमारे पास में क्या था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास में है आई आर एम एस। तो आई आर एम एस बराबर अपने पास में क्या आ चुका है, आई आर एम एस बराबर आ चुका है, इसका अंडरूड करेंगे तो आई एम के स्क्वायर का अंडरूड करेंगे तो आई एम, और 2 का अंडरूड करेंगे तो अंडरूड 2 आ जाएगा हमारे पास में। ये अपने पास में आई आर एम एस की वैल्यू आ चुकी है, आई आर एम एस बराबर आई एम बट्टे में अंडरूड 2। इसका मतलब हो गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो अधिकतम मान का 1/√2 गुणा होता है। तो यहां से मैं ये वाली जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने पुट कर देता हूं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान अधिकतम मान का, अधिकतम मान का 1/√2 गुणा होता है, 1/√2 गुणा होता है।
ये आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया। देखो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे, √2 का जो मान होता है वो हमारे पास में होता है √2 से यहां आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ऊपर वाले √2 का मान होता 1.414 और नीचे आ गया √2 इंटू √2। तो यहां से देखिए हमारे पास में im का मान आ चुका है, इसके अंदर आप भाग लगा दीजिए 707 im। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने यहां पर थोड़ी सा सिंबल का सही सिंबल यूज में नहीं लिया है। यहां पर अपने पास में चल रहा IRMS। तो IRMS का जो मान होता है विद्यार्थियों, ये अधिकतम मान का 0.707 गुणा होता है, ये भी कह सकते हैं, या 1/√2 गुणा होता है, ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अधिकतम मान का 70.7%। प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो जो प्रत्यावर्ती धारा का IRMS मान है वो अधिकतम मान का 70.7% होता। आप इसे ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान अधिकतम मान का, अधिकतम मान का 70.7% होता है, 70.7% होता है। ओके, ये आपको दोनों स्टेटमेंट समझ में आ जाने चाहिए। जिस प्रकार से हमने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखा है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी वर्ग माध्य मूल मान होता है। सिमिलर तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं उसको देखिए इस तरीके से लिख दूंगा, आप इस तरीके से इसको पुट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या आया, IRMS बराबर IRMS की जो वैल्यू है वो हमारे पास में IM बट्टे में √2। इससे आप IRMS बराबर इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं 0.707 IM। तो सिमिलर तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। तो अब की बार हम किसके लिए लिख रहे हैं विद्यार्थियों, वोल्टता के लिए लिख रहे हैं। वोल्टता का तो तात्क्षणिक मान होता है वो ये होता है V बराबर VM साइन ओमेगा t, और वर्ग माध्य मूल मान है वो इस तरीके से लिखा जाएगा VM बट्टे में √2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.707 VM भी इसको पुट कर सकते हैं। तो एक ही बात है, सिमिलर तरीके से हमने इनको पुट किया है, ये आपको समझ भी आ जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होता है, इसको हम प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान या प्रभावी मान भी कहते हैं। ये क्या है, ये क्या है, IRMS का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्ग माध्य मूल मान तो है ही है, इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, आभासी मान से, या ये प्रभावी मान से भी जाने जाते हैं, प्रभावी मान से भी जाने जाते हैं। तो ये इनका क्या है, प्रभावी मान है, वोल्टता का प्रभावी मान कह सकते हैं,
या आप कह सकते हैं इनका आभासी मान। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता है उसका मापन किस तरीके से करेंगे, कौन से उपकरण को हम यूज में लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। एसी धारा और एसी वोल्टता का मापन किस आधार पर करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए मैं यहां पर आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि अपने पास में जो दिष्ट धारा है या जो दिष्ट वोल्टता है, दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता, दोनों ही चीजों को समझें। वोल्टता, इनका औसत मान मापा जाता है। इनका क्या मापते हैं, इनका औसत मान मापा जाता है भाई, औसत मान मापा जाता है, का औसत मान मापा जाता है। ओके, इनका औसत मान मापते हैं। दिष्ट धारा और दिष्ट वोल्टता, मैं प्रत्यावर्ती की बात नहीं कर रहा, ये हम थर्ड चैप्टर में जो हमने धारा पढ़ी है या जो वोल्टेज पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, औसत मान मापा जाता है। ओके, अब ये जो औसत मान जिसकी सहायता से मापते हैं, इसका दिष्ट धारा का मापन करते हैं एमीटर, दिष्ट एमीटर की सहायता से, दिष्ट एमीटर की सहायता से इसका मापन करते हैं। ठीक है, दिष्ट एमीटर की सहायता से। और जो दिष्ट वोल्टता है उसका दिष्ट वोल्टमीटर की सहायता से मापन करते हैं, दिष्ट वोल्टमीटर। इनको हमने सीधा एमीटर या वोल्टमीटर कहा। क्या है, सीधा वोल्टमीटर या एमीटर उसको हम कह सकते हैं। ये जो दोनों ही उपकरण है ये प्रत्यावर्ती धारा का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है, और ये जो दोनों ही उपकरण है ये धारा के औसत मान का मापन करते हैं। यहां लिखा हुआ है, ये क्या करते हैं, औसत मान का मापन करते हैं। ओके, एक चीज और समझे यहां पर, ये कौन से प्रभाव पर आधारित हैं, तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं। दोनों ही उपकरण किस पर आधारित हैं, दोनों ही जो उपकरण हैं वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं। ओके, जैसे जैसे धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उनमें विक्षेप आएगा, कुंडली में विक्षेप आएगा, जिसके कारण से वो धारा का कुछ मान बताएगा या वोल्टेज का कुछ मान बताएगा। धारा मापी जिस सिद्धांत पर काम करता है उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन जो ऐसी धारा या जो ऐसी वोल्टता है उसकी यहां पर हम बात करें तो उसका मापन किस तरीके से करेंगे उसकी थोड़ी सी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप यहां पर देखेंगे क्या है, एसी धारा और एसी वोल्टता का जो औसत मान है वो शून्य होता है, इसलिए इसका दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर की सहायता से मापन नहीं हो सकता। ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए कि एसी धारा व एसी वोल्टता का औसत मान शून्य होता है, का औसत मान शून्य होता है, औसत मान शून्य होता है। इसलिए इनका मापन दिष्ट एमीटर और वोल्टमीटर से नहीं कर सकते, दिष्ट एमीटर व वोल्टमीटर से नहीं किया जा सकता, वोल्टमीटर से नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि दिष्ट एमीटर और वोल्टमीटर है वो औसत मान मापते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं
किनसे मापन करेंगे? इनके लिए नए उपकरण है तप्त तार एमीटर। तप्त तार एमीटर, तप्त तार एमीटर की सहायता से धारा का मापन करेंगे। और तप्त तार वोल्ट मीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर की सहायता से मापन किया जाता है। इससे तो क्या मापते हैं? एसी धारा, इसका मापन करेंगे एसी धारा का। इसकी सहायता से किसका मापन करेंगे? एसी वोल्टता का, एसी वोल्टता का मापन करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब आप यहां पर ध्यान दें कि ये जो एमीटर और वोल्टमीटर हैं वो धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। इस पर आधारित हैं, धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, तापीय प्रभाव पर आधारित हैं, तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ओके, तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। अब यहां पर आप ध्यान दें, तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, इनकी सहायता से एसी धारा का आरएमएस मान मापा जाता है। कौन सा मान मापा जाता है? वर्ग माध्य मूल मान मापा जाता है, जो कि शून्य नहीं होता। यही चीजें तो आपको समझनी है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो शून्य होता है। इस कारण से आरएमएस मान की जरूरत पड़ी और उनका मापन करने के लिए तब तार एमीटर और तब तार वोल्टमीटर को काम में लिया जाता है। ओके, तो ये उपकरण है और ये धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। प्रत्यावर्ती धारा के क्या फायदे हैं? ऐसा क्या फायदा है जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा को घरों में यूज में लेते हैं? देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का सबसे बड़ा जो मेन जो फायदा है, इसको आसानी से दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, पहला जो यूज है वो आप देखें, आसानी से क्या कर सकते हैं? इजी तरीके से आसानी से एसी को किस में बदला जा सकता है? एसी को डीसी में बदला जा सकता है। एसी को डीसी में बदलने वाला जो उपकरण है उसका नाम है दिष्टकारी। इसका नाम क्या है? दिष्टकारी। और इसका अध्ययन हम 14वें चैप्टर में करेंगे। पूरी डिटेल से अध्ययन किस में करेंगे? ये एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है। तो इसको आसानी से एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा है इजी वे में कम ज्यादा कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम या ज्यादा करने वाला जो उपकरण है उसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, जो कि इसी चैप्टर में हम अंत में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को आसानी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसी मोटर और जनित्र, एसी मोटर और जनित्र काफी सुविधाजनक होते हैं। पहला काम तो यही है, सुविधाजनक, मजबूत, लंबे समय तक काम करने वाले, प्रचालन में इजी रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। इस कारण से एसी जनित्र और मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये तीन छोटे छोटे इसके बेनिफिट हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंतिम दौर में एसी धारा की हानियां या एसी वोल्टेज की क्या कमियां हैं? तो देखिए, ये कहने में तो अपने घरों के अंदर 220 वोल्ट की एसी वोल्टता आती है, लेकिन ये 311 वोल्ट से -311 वोल्ट के बीच में वेरी करती है। इसको आप थोड़ा समझें। कहने में तो क्या कह रहे हैं भाई? घरों वाली को समझ लो अच्छे से। घरों में कितनी वोल्टेज आ रही है? 220 वोल्ट की एसी वोल्टता आती है। ठीक है, 220 वोल्ट की एसी वोल्टता आती है। इसका मतलब क्या है?
ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज का आरएमएस मान है। कौन सा मान है? आरएमएस मान है। आरएमएस मान है तो अपन क्या जानते हैं? वी आरएमएस बराबर वीएम बट्टे में √2। और यहां से मैं क्या पुट कर दूं? वीएम बराबर वी आरएमएस इंटू √2 जानते हैं। वी आरएमएस का जो मान है वो 220 इंटू √2, ये हमारे पास में आ चुका है 311 वोल्ट। इतना आ गया। तो इसका अधिकतम मान है वो 311 वोल्ट होता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है वो +311 से -311 के बीच में वेरी करती है। कहने में तो वो 220 वोल्ट की है, लेकिन उसका अधिकतम मान 311 वोल्ट तक जाता है। तो ये दिष्ट वोल्टेज की तुलना में प्रत्यावर्ती वोल्टता ज्यादा खतरनाक होती है। तो देखिए एसी वोल्टता का मान कहां से कहां तक वेरी करता है? एसी वोल्टता +311 वोल्ट से -311 वोल्ट तक बदलती है, इसमें चेंजेज होता है। तो देखो यहां से एसी वोल्टता दिष्ट वोल्टता से खतरनाक होती है, डीसी से खतरनाक होती है। कहने में तो 220 की होती है, लेकिन 311 वोल्ट का झटका देती है। जबकि दिष्ट के अंदर 220 की कहेंगे तो वो 220 की ही रहने वाली है। तो पहली हानि तो यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पेज और ले लेता हूं। हानि में देखिए इनसे विद्युत अपघटन नहीं होता। विद्युत अपघटन नहीं होता है इनकी सहायता से। कैसे नहीं होता? जैसे आपके पास में सेल होता है, एक ही तरफ धारा बहती, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। यहां से आपने कोई उपकरण जोड़ रखा है, यहां पर विद्युत अपघटन पदार्थ भरा हुआ है, इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, तब जाकर सेल का निर्माण होता है। या विद्युत अपघटन होने के लिए यहां जैसे विद्युत अपघटन करने के लिए मैं यहां पर ऐसे सेल लगा देता हूं, ऐसे। ठीक है, बट यहां पर ये तो दिष्ट वोल्टेज है, इससे तो हो जाएगा। इसके ऊपर तो क्या है? ऋणावेश आकर इकट्ठे हो जाएंगे, ऋणावेश आकर इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, इसके ऊपर धनावेश आकर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन प्रत्यावर्ती वोल्टता में ऐसा नहीं होता। उसका मान धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ये पहले पॉजिटिव है, अगले क्षण ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो वो जो आयन है वो किधर गति करे का कुछ आइडिया नहीं होता। इस वजह से इन एसी वोल्टता की सहायता से विद्युत अपघटन नहीं होता है। ठीक है, फिर विद्युत चुंबक भी नहीं बनाए जा सकते। इनकी सहायता से क्या नहीं बना सकते? विद्युत चुंबक नहीं बना सकते, चुंबक नहीं बना सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में। जैसे ये हमारे पास में एक परिनालिका है, इसमें से ये जो वायर है वो इस तरीके से लिपटे हुए है। अब इसमें से एक दिशा में जब धारा बहती है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्रिएट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रिएट होगी, ऐसे क्रिएट होती है, एक दिशा के अंदर क्रिएट हो जाती है। ओके, एक दिशा में क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जब धारा की डायरेक्शन ही लगातार चेंज होगी, भाई पहले धारा जारी इधर, अगले क्षण इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दिशा में नहीं रहती। इस वजह से यहां पर रखा हुआ कोई भी जो मैटर है वो चुंबकित नहीं हो पाता। तो विद्युत चुंबक नहीं बना सकते, इसकी सहायता से विद्युत चुंबक नहीं बना सकते। ओके, एक और यूज मतलब इसमें एक इफेक्ट होता है त्वचीय प्रभाव। त्वचीय प्रभाव, इसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसको भी आप समझ लीजिए, स्किन इफेक्ट क्या है। स्किन इफेक्ट का मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा है वो चालक तार के सरफेस पर ही बहती है। कहां बहती है? केवल और केवल सरफेस पर बहती है, ऊपरी सतह के ऊपर बहती है, जिसके कारण से प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के लिए एक मोटे चालक की बजाय बहुत सारे पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। आप अपने घरों में जो लाइट आती है या घरों के अंदर फिटिंग में जो वायर यूज में लेते हैं उसमें बहुत सारे महीन वायर होते हैं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा
प्रत्यावर्ती धारा उतनी ही आसानी से प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में आवेश है वो केवल और केवल सतह पर प्रवाहित होते हैं। इस कारण से इसको त्वचा प्रभाव, स्किन इफेक्ट कहा जाता है। जैसे स्किन अपनी क्या है, बाहरी बाहरी भाग पर होती है, वैसे ही जो धारा होती है वो केवल बाहरी पृष्ठ के ऊपर प्रवाहित होती है। इस कारण से इसको स्किन इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्किन इफेक्ट कहा जाता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को एक मोटे चालक की बजाय बहुत सारे पतले चालकों से प्रवाहित करवाना पड़ता है, ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ सके। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता आसानी से प्रवाहित हो सके। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।